हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शांति निकेतन क्लासेज पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 गणित विषय प्रश्नावली 1 गणित में पैटर्न। ये इस प्रश्नावली का तीसरा भाग है बच्चों, जिसमें हम बात करने वाले हैं पेज संख्या 5 के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सारणी 2 में दिए गए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप में दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। तो पहले हम सारणी 2 देखेंगे कि वो कौन सी है आपकी बुक में। ये सारणी 2 है बच्चों, जो आपकी बुक में नोट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था सारणी 1 में जो संख्यात्मक दे रखी थी। अब उन संख्याओं का बिंदुओं में चित्र बनाकर और इसे व्यवस्थित समझाया गया है। तो देखिए, ये सारणी 1 में दे रखे थे कि सभी एक है, इनके बिंदुओं में इनके चित्र बना रखे हैं। उसके बाद गणन संख्या दे रखी है, तो इन्हें एक पंक्ति में बिंदुओं बनाकर व्यवस्थित किया गया। उसके बाद विषम संख्या देखो, ये 1, 3, 5, 7, 9, इससे अगला चित्र बनाना है। हमारे प्रश्न संख्या 1 में इन सभी का आगे वाला चित्र बनाना है। तो हमारी विषम संख्या की जो परिभाषा थी वो ये थी कि जिन संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। कहने का दूसरे शब्दों में ऐसा कहें कि विषम संख्या के जो बिंदु होते हैं उनका जो जोड़ा बनाए वो 2-2 के जोड़े में नहीं बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सम संख्या, हमारी परिभाषा यह थी कि जिन संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि सम संख्या को अगर बिंदुओं में व्यवस्थित करें तो उन्हें 2-2 के जोड़े में पण रख सकते हैं। जैसे ये देखिए, 2-2 के जोड़े में सारे रखे हुए हैं। उसके बाद बच्चों आपके है त्रिभुजाकार संख्या। ये बच्चों आपकी जो गणन संख्या है उनके स्थानों का योग है। जैसे पहले स्थान में पहला बिंदु, फिर इन दोनों को जोड़ के कितने 3 बिंदु, फिर इन तीनों को जोड़ के कितने 6 बिंदु। तो मैं ये कहूं कि गणन संख्याओं को ऊपर से n पदों तक जोड़ने पर उससे हमें त्रिभुजाकार संख्या मिलती है। जैसे ऊपर से मैंने 1 को जोड़ा तो ये, ऊपर से 2 तक जोड़ा तो ये, n या पदों की संख्या अगर मुझे 6 तक जोड़ना है या 5 तक जोड़ना है तो मैं 1, 2, 3, 4 और 5 इन सब का योग कर दूंगा। ठीक है। इससे आगे वाली संख्या जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बच्चों। तो ये इनके गणन संख्याओं को ऊपर से इनका योग करने से हमें त्रिभुजाकार संख्या मिलती है। एक और बात ध्यान रखने योग्य बच्चों कि ये पहला स्थान है तो यहाँ पहली एक ही लाइन में ये काम हो जाएगा। यहाँ दूसरे स्थान पर यहाँ देखिए 2 लाइनों में इसे चित्र बनाना है। ये तीसरे स्थान पर है तो इसे 3 लाइनों में, उसी प्रकार ये 4 लाइनों में, ये 5 लाइनों में होगा और इससे आगे वाला 6 लाइनों में होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ग संख्या क्या होती है। वर्ग संख्या यानी बिंदुओं को हम स्तंभ और पंक्तियों में समान रूप से, जैसे ये एक ही स्तंभ है और एक ही लाइन है, जैसे यहाँ 2 स्तंभ है और 2 ही लाइनें हैं, यहाँ 3 स्तंभ है और 3 ही लाइनें हैं, यहाँ 4 स्तंभ है, ठीक है, और यहाँ 4 लाइनें हैं, यहाँ 5 स्तंभ है। खड़ी लाइनों को अपने स्तंभ कहेंगे। अगर मैं इनको ऐसे करूँ तो ये स्तंभ के रूप में, और ऐसे मैं इनको गिनूं तो ये लाइनों के रूप में। तो वर्ग संख्याओं को हम समान पंक्ति व समान स्तंभों में बिंदुओं के रूप में हम व्यवस्थित कर सकते हैं, वो वर्ग संख्या। उसके बाद देखिए बच्चों आपके ये घन संख्या। ठीक है। हमारे पास एक ये छोटा सा क्यूब है,
एक क्यूब से आपको क्यूब मिला है। ऐसे मैं 8 क्यूब लूंगा तो मुझे एक बड़ा घन मिल जाएगा। इससे आकार में एक बड़ा घन मिल जाएगा, क्यूब ही बनेगा। अगर मैं ऐसे छोटे छोटे क्यूब अगर 27 लूँ तो मुझे इससे भी बड़ा जो है वो घन प्राप्त होगा। अगर मैं ऐसे छोटे छोटे क्यूब से 64 लूँ तो वो इस दोनों से या तीनों से बड़ा एक क्यूब आकृति का हम उसको व्यवस्थित कर सकते हैं क्यूब के आकार में। यानी कहने का अर्थ यह है कि हम एक छोटे क्यूब से बड़े क्यूब का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1, ये सारणी 2 समझने के बाद। प्रश्न संख्या 1 के आगे जो चित्र हैं हमें बनाने हैं, उनको मैंने नोट कर रखा है। क्या लिखा है? प्रत्येक अनुक्रम के अगला चित्र बनाइए। तो सभी एक में एक बिंदु बना दिया। अगली गणन संख्या में 6 थी तो 6 बिंदु बना दिए बच्चों। उसके बाद अगली विषम संख्या 11 थी तो ये 11 बिंदु बना दिए हमने। उसके बाद अगली सम संख्या हमारी 12 थी तो ये 12 बिंदु बना दिए। अगली त्रिभुजाकार संख्या 21 थी तो 21 बिंदुओं को इस तरह से सेट किया है। 21 6 संख्याओं को जोड़ने से मिलता है। ठीक है, गणन संख्याओं को 6 संख्या तक जोड़ने पर हमें त्रिभुजाकार संख्या 21 मिलती है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 लाइनों में इसे हमने व्यवस्थित किया है और ये एक समबाहु त्रिभुज जैसी आकृति का व्यवस्थित है। जैसे यहाँ कितने हैं? 6 है, इधर भी कितने हैं? 6 है, इधर भी कितने हैं? 6 है। उसके आगे वाली वर्ग संख्या 36 थी जिसको हमने नोट कर रखा है। ये देखिए बच्चों, लाइनें भी ऐसे 6 है, 1 2 3 4 5 6 और ये इनके स्तंभ भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। ये स्तंभ भी कितने? 6। तो ये 36 जो है वर्गाकार संख्या को स्तंभ और लाइनों में समान रूप से हम लिख सकते हैं। तो अगली घन संख्या 216 थी। ये 6 का घन है बच्चों। तो मैंने यहाँ 6 लाइनों में इसे खींच रखा। जितनी मेरी ये लाइन है ना उतना ही ये गैप है। ठीक है, अगर ये 6 लाइनों में तो ये भी 6 लाइनों में, ये भी 6 लाइनों में। ठीक है, और इनके बीच का जो गैप है वो इस लाइन के बराबर है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, तो मैं इसे और आगे बना देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये एक क्यूब आकृति का बन गया है और इसे अब मैं 216 छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दूंगा। तो ये एक 216 का छोटे छोटे घनों से एक बड़ा घन हमने तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2। क्या? 1 3 6 10 इन संख्याओं को त्रिभुजाकार संख्या क्यों कहते हैं? 1 4 9 16 25 को वर्गाकार संख्याएं या वर्ग क्यों कहलाती है? 1 8 27 64 125 घन संख्या या घन क्यों कहलाती है? तो उत्तर देखिए, 1 3 6 10 15 इत्यादि को त्रिभुजाकार संख्या कहा जाता है क्योंकि इन्हें समबाहु त्रिभुज के आकार में व्यवस्थित बिंदुओं के रूप में दर्शाया जा सकता है। अभी हमने कुछ सारणी 2 में कुछ संख्याओं के त्रिभुजाकार आकार में व्यवस्थित बिंदुओं को देखा और हमने इसका 21 का समबाहु के आकार का हमने एक त्रिभुज बना के भी दिखाया था इससे जस्ट पहले प्रश्न में। ठीक है, यहाँ देखिए 1 4 9 16 और 25 इत्यादि को वर्गाकार संख्या कहा जाता है क्योंकि इन्हें समान पंक्ति व स्तंभ यानी लाइनें भी अगर 4 हैं तो स्तंभ भी 4 होंगे, अगर लाइनें 5 हैं तो स्तंभ भी 5 ही होंगे। ठीक है, तो इन्हें स्तंभ में व्यवस्थित बिंदुओं के रूप में दर्शाया जा सकता है जैसा कि आपको सारणी में 2 में दिखाया गया। ये देखिए, ये मैंने पहले बताया था आपको कि जितने ये जैसे ये 5 बिंदु हैं
तो ऊपर से यहाँ तक भी 5 बिंदु है। तो ये खड़ाई में जो हो गए वो स्तंभ हो गए, और जो ये लाइन है वो क्या हो गई, पंक्तियां हो गई। ठीक है, इसी के साथ आगे देखिए, 1, 8, 27, 64 और 125 इत्यादि को घनाकार संख्या कहा जाता है, क्योंकि इन्हें एक छोटे घन से एक छोटा घन लिया। ठीक है, उसके बाद हम अगर 8 ऐसे छोटे घन लेंगे ना, तो उनसे एक बड़ा घन बन जाएगा। अच्छा, 9 संख्या हम ले नहीं सकते, क्योंकि 9 लेंगे तो हम एक घन बनाकर एक हमारा वो छोटा क्यूब बच जाएगा। तो एक का तो एक, फिर 8 का 8 से एक बड़ा घन बना सकते हैं। वैसे ही छोटे छोटे घनों से 27 घनों से हम एक बड़ा घन बना सकते हैं, और 64 छोटे छोटे घनों से एक हम बड़ा घन बना सकते हैं। उसी प्रकार 125 छोटे छोटे घनों से हम एक बड़ा घन बना सकते हैं। इत्यादि को घनाकार संख्या कहा जाता है, क्योंकि इन्हें एक छोटे घन से इन संख्या के अनुरूप, यानी ये जो संख्या दे रखी है, एक बड़े घन का निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, आपने ध्यान दिया होगा 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। तो मैंने त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या नोट कर रखी है। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है बच्चों, कि ये जो 36 है यहाँ से 8वें स्थान पर है, यानी त्रिभुज जब आप बनाओगे तो उसमें 8 लाइनें होनी चाहिए। ठीक है, और वर्गाकार में आपने देखा होगा कि यहाँ से आपका जो 36 है वो 6ठे स्थान पर है। तो आप जब वर्गों में व्यवस्थित करेंगे तो इसकी पंक्तियां और लाइनें 6 होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस चित्र को भी नोट कर देता हूँ बनाकर। ये मैं 3 बिंदु बनाए हैं। पहले मैंने ये गोल बिंदु बना के इसके दोनों तरफ 2 बिंदु। अब आगे मैं बिंदु बनाऊंगा ना, तो मैं यहाँ एक लाइन डाल दूंगा इस बीच में, और एक लाइन यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, तो अब मेरे जो 3 बिंदु बनेंगे वो एक इस लाइन के इस साइड होगा, और वो एक इस साइड होगा, और एक बीच में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ाते हुए मैं इनको 8 लाइनों तक बनाने की कोशिश। अब आप ये देख सकते हैं मैंने 3 लाइनों में ये पूरी किया है। मैं इसे 8 लाइनों तक बढ़ाऊंगा, क्योंकि 36 मेरा कौन सा 8वें स्थान पर है। अब मेरा पहला जो होगा वो यहाँ होगा, दूसरा मेरा इसके नीचे होगा, और तीसरा इसके नीचे होगा। मैं अंदाज से, अनुमान से कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बनाते हैं। तो देखिए, फाइनली हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। ये हमारे पेन के माध्यम से मैंने बनाया है। देखो, पेन के शीशे से मैंने ये सारे गोल बिंदु बनाए हैं। ठीक है, ये हमारे पहले स्थान से 8वें स्थान तक है, तो हमने 8 पंक्तियां रखी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इनमें टोटल 36 बिंदु हैं। आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम इस पेन के शीशे के माध्यम से मैं वर्गाकार बनाऊंगा। ये 6ठे स्थान पर है ना, तो 6 लाइनों में ऐसे और 6 लाइनों में ऐसे। ठीक है, त्रिभुज की बजाय आपका वर्ग बनाना आसान रहेगा, क्योंकि इसमें तो एक बिंदु के नीचे है ना, बीच में थोड़ा सा इसका मध्य बिंदु लेके दोनों इस तरफ बनाने थे, फिर इन दोनों का मध्य बिंदु लेके इधर उधर बनाना था, इधर। लेकिन ये इससे आसान होगा। एक बिंदु, एक गोलाकार आकृति के नीचे दूसरी गोलाकार आकृति सेट करनी है। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ वर्ग संख्या। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इस पेन के इस हिस्से को प्रेस करके और ये 6 बना दिया। अब मैं ऐसे 6 करके इसको वर्ग बना दूंगा, और उसके बाद इसको पेंसिल से घोट देंगे अपन। आप देख सकते हैं ये एक वर्ग बन के तैयार हो गया है। मैंने इस पेन के माध्यम से इनको प्रेस कर करके मैंने गोलाकार आकृतियों कर दिया। अभी इनको पेंसिल से मैं बना दूंगा, तो ये अपना एक वर्ग बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको पढ़ने के साथ साथ कुछ तकनीक भी लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं त्रिभुज और वर्ग, 36 बिंदुओं से हमने त्रिभुज भी बनाया है और वर्ग भी बनाया है। और इस प्रश्न संख्या 3 का कुछ हिस्सा और है, जिसे मैंने अभी नोट कर देता हूँ। ये प्रश्न संख्या 3 के साथ ही है।
तो हमने अभी 36 बिंदुओं से वर्ग भी बनाया और त्रिभुज भी बनाया। तो उसके बाद लिखा है कि इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिका निभाई जा सकती है। कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप दर्शाने का प्रयास कीजिए। जैसे 6, तो 6 एक सम संख्या भी है, तो ये मैं इसे 6 बिंदुओं में नोट कर दिया। ये एक त्रिभुजाकार संख्या है, कौन से स्थान की? तीसरे स्थान की संख्या। तो देखो इसे अपन एक त्रिभुज में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस 6 की अलग अलग संख्या के आधार पर इसकी अलग अलग भूमिका है। या देखिए 9 एक विषम संख्या है। 9 क्या है? एक विषम संख्या है। तो इसके मैंने चित्र बना दिए ये। ठीक है, और इसे 9 को अपन वर्गाकार संख्या भी कह सकते हैं। समान पंक्ति और समान, ऐसे और भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं को अलग अलग भूमिका में अलग अलग रूप से हम दिखा सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे? तो यहाँ 1 है, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ पर 7 है, और उसके बाद यहाँ 19 है, और ये टोटल आपके 37 है। ठीक है, इस 1 में ऐसा क्या जोड़ा कि 7 हो गए? तो 6 जोड़ा है। ठीक है, फिर इस आकृति के, ये आकृति यहाँ अंदर की ओर आपको दिख रही है। ठीक है, तो अंदर की ओर ये 1 और ये 4 और 6, बाहर एक और लेयर लगा दी इसमें। तो वो टोटल कितने जोड़े हैं? तो यहाँ से गिनना शुरू करता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी यहाँ जो 6 जुड़े थे अब वो 12 जुड़ गए। समझे? उसके बाद क्या है? ये 3 बिंदु वाले हैं। तो ये देखो यहाँ 3 बिंदु, ये यहाँ तक ये जो चित्र है वो ये सेम है। तो इसमें आगे क्या जोड़े? इसने अगर ये पूरा वो ये चित्र अगर इसके अंदर आ रहा है तो इसने चारों ओर एक लेयर और लगाई होगी। तो यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी इसने यहाँ 6 जोड़े, यहाँ 12 जोड़े, यहाँ 18 जोड़े। यानी अपन कह सकते हैं कि ये 6 की टेबल वाली संख्या जुड़ रही है। तो 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, तो 18 के बाद अब 24 जुड़ेंगे। तो 37 में अपन अगर 24 जोड़ दें तो अगली संख्या हमें मिल जाएगी। 37 में अगर मैं 24 जोड़ूं तो ये 61 हो जाएगा। तो इन्हें हम षटभुजाकार संख्याएं कह रहे हैं। सिर्फ इसका सिर्फ यही बताने की अगली संख्या क्या होगी। तो 37 के बाद हमें पता चल गया कि हम 24 जोड़ने वाले हैं, तो वो 61 संख्या। तो इस अनुक्रम में अगली संख्या 61 है। इसका आंसर लिख देंगे। इस अनुक्रम में अगली संख्या 61 होगी।